चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? हमारा ऑप्शन दिया गया सलाहकार समिति, वित्त आयोग, वित्तीय समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। दो ऑप्शन तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर एक प्रश्न में रिपीट करेगा, इसलिए हम उस ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। इस ऑप्शन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उस पर हम देखते चलते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में, अगर बात करते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में, तो इसके लिए राज्य सरकार वित्त आयोग का गठन करती है। इसके लिए राज्य सरकार वित्त आयोग का गठन करती है। इसके लिए राज्य सरकार वित्त आयोग का गठन करती है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के लिए, तो सबसे पहले वो अनुच्छेद हो गया हमारा अनुच्छेद है 243 अनुच्छेद के तहत या आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज से संबंधित परिभाषाएं दी गई है। आर्टिकल 243 में पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें ए नंबर में ग्राम सभा, बी नंबर में पंचायतों का गठन, ए नंबर में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 के पंचायतों का गठन का वर्णन, सी में पंचायत की संरचना का वर्णन तथा डी में आरक्षण, पंचायत में आरक्षण का उल्लेख किया गया। फिर से देखते हैं 243 ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायत की संरचना एवं डी में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल की। तो सबसे पहले आता है 243 आई, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि 243 आई के अंतर्गत पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। फिर से ध्यान देते हैं, पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन या उसका प्रावधान किया गया है। वहीं 243 वाई में नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। फिर से देखते हैं 243 आई में पंचायती राज के लिए और 243 वाई में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए हमारा प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, मेन ऑप्शन हो गया भारत के विधि मंत्री, भारत का राष्ट्रपति या भारत का लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए देखते हैं सही आंसर के बारे में। तो भारत के महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं इसकी योग्यता की, महान्यायवादी की योग्यता की। इसे अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की योग्यता वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है। जो हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी जो योग्यता होती है, वही योग्यता हमारे महान्यायवादी की भी होती है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं प्रमुख आर्टिकल का, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। संविधान में आर्टिकल 76 के द्वारा भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी होता है जो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखना चाहिए कि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होता है। और एक अन्य इम्पॉर्टेंट बात जिसमें महाधिवक्ता के बारे में जिक्र किया गया है, जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं महाअधिवक्ता जो राज्य का प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी को केंद्र प्रमुख माना जाता है और महाअधिवक्ता को राज्य प्रमुख माना जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का
लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के में शामिल लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जो शपथ होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की बात करते हैं या इसके सेवानिवृत्ति की बात करते हैं तो इसकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इसकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी में कहा गया है कि अनुच्छेद 124(2) के अनुसार आर्टिकल 124(2) के अनुसार आर्टिकल 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष तक होती है या सेवानिवृत्ति 62 वर्ष तक की जाती है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है वो 62 वर्ष है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से गठन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय से गठन का प्रावधान दिया गया है। बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख प्रशासनिक पद के लिए कितनी उम्र होनी आवश्यक होती है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनके लिए 35 वर्ष का होना अनिवार्य है या न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष का निर्धारित की गई है। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ऑप्शन दिया गया मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या लोकसभा। मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या लोकसभा। तो अगर बात करते हैं सही आंसर की तो भारत का प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से अगर बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं अगर बात करते हैं लोकसभा की तो लोकसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम पे थोड़ा नज़र डालते हैं। तो बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन या सलाह देने के हेतु एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति को उनके कार्यों की सलाह देने हेतु एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और इस मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है उसे हम प्रधानमंत्री या पीएम कहते हैं। इस मंत्रिमंडल के गठन किया जाता है और उसका प्रधान प्रधानमंत्री या पीएम होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा संविधान तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मसौदा संविधान तैयार करने के लिए या मसौदा समिति की बात करते हैं तो इसे तैयार करने के लिए किस वर्ष गठन किया गया था? सही ऑप्शन दिया गया है 1948, 1947, 1949, 48, 47 और 49 में।
चलिए देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर हो गया 1947। 1947 में मसौदा समिति तैयार करने के लिए इसका गठन किया गया था। चलिए देखते हैं कुछ अन्य लोग जो इस मसौदा समिति में इसके साथ जुड़े थे। तो पहले दिया गया है संविधान सभा में प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को, इसको तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को इसके गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति में का गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें से भीमराव अंबेडकर हो गए और इनके अन्य 7 सदस्य में हो जाते हैं के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल। बाद में इनकी जगह माधव राव सदस्य बन गए थे। बी.एल. मित्तल के जगह पर माधव राव सदस्य बन गए थे। अगला नाम आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। अगला नाम हो गया के.एन. गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डी.पी. खेतान। ये कुछ प्रमुख सदस्य थे जो मसौदा समिति में या प्रारूप समिति में जुड़े हुए थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को मूर्त रूप देती है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जो केंद्र, राज्य और संघ संवर्धित सूची के मध्य केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को मूर्त रूप देती है? तो बात करते हैं कौन कौन सी ऑप्शन के। ऑप्शन दिया गया है 9वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो गया वो है 7वीं अनुसूची। हमारे 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और केंद्र से के बारे में डिस्कशन किया गया है। 7वीं अनुसूची में उनके शक्तियों का बंटवारा किया गया है। पहले देखते हैं संघ सूची का। संघ सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। संघ सूची पर विषय के सारे कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। वर्तमान में इसमें करीब 98 अनुसूचियां हैं। 98 अनुसूचियां बट 98 पॉइंट दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं जिस पर वर्तमान में संसद कानून बनाता है। बात करते हैं राज्य सूची का। तो राज्य सूची का पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल के पास है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य के विधानमंडल के पास है और वर्तमान में इनकी संख्या 59 है। अब बात करते हैं संवर्धित सूची की। तो संवर्धित सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, लेकिन किसी मतभेद होने पर लास्ट में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता प्राप्त की जाती है या मान्यता दी जाती है। वर्तमान में बात करते हैं इसकी। वर्तमान में इसकी कुल संख्या 52 की गई है। स्टार्टिंग में यह 47 है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या को बढ़ा करके 52 कर दिया गया है। अब कुछ अन्य टॉपिक को तरफ देते हैं। नवी अनुसूची की बात करते हैं। तो नवी अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। नवी अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान दी गई हैं। और वहीं 6ठी अनुसूची की बात करते हैं तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 स्टेट के जनजातियों का वर्णन किया गया है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 स्टेट में जनजातियों का वर्णन किया गया है। 4 स्टेट के जनजातियों का वर्णन किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन देखते हैं, अध्यादेश को, रीट को या डिक्री को। अध्यादेश, रीट या डिक्री को। और हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रीट को। मौलिक अधिकार के संबंधित जो भी नियम दिए जाते हैं उसके लिए न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। तो इसमें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। और वहीं बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जा सकता है। फिर से ध्यान देते हैं, उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय की तो इसकी ये रीट जारी करने के लिए अनुच्छेद 32 का वर्णन किया गया है। वहीं बात करते हैं उच्च
उच्च न्यायालय के, तो इसमें उच्च न्यायालय में अनुच्छेद आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी किया जाता है। के द्वारा रिट जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया गया रिट है। जो इसमें किन किन बातों पर रिट जारी किया जाता है, तो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्पीड़न व अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्पीड़न या अधिकार परीक्षा, ये कुछ मुख्य बातें हैं जिस पर रिट को जारी किया जा सकता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ये संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1966, 67 और 87। बहुत ही सटीक ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें से सही आंसर हो गया 1966। 1966 में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। इसके अनुसार पंजाब को पुनर्गठन करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य को हिमाचल राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई थी। वहीं बात करते हैं 21 संविधान संशोधन 1967 की। अगर 67 की बात करते हैं तो इसमें एक संशोधन किया गया था जिसे 21वां संशोधन के नाम से जाना जाता है। 21वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, या इसे भाषा से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? कहा इसमें लोकतंत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी होनी जरूरी होती है। देखते ऑप्शन दिया गया, यह अधिक उत्तरदायी होता है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। बाकी दो ऑप्शन तो सभी क्वेश्चन में लगभग समान ही है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। अभी सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। एक जो लोकतंत्र होता है उसमें कुछ विशिष्ट परिभाषाएं दी गई है, उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है, उसे जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो कुछ और ये विशेषताएं कौन कौन सी है, इस पर कुछ विशेष रूप से ध्यान देते हैं। पहले से कह सकते हैं कि यह एक हमारा जो लोकतंत्र है वह अधिक उत्तरदायी होता है, यह सही बात है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, ये भी सही बात है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर हर होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। सब लोग आपस में मिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे मतभेद होना और संघर्ष होने की संभावना कम जाती है। सभी लोगों के मतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें शासन में पारदर्शिता होती है। इसमें लोकतंत्र में शासन में पारदर्शिता होती है। यह जनता के अधिकारों की सुरक्षा करता है। क्योंकि लोकतंत्र में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए वो उनका काम ही होता है कि वो जनता के अधिकारों की सुरक्षा करे। इसमें जनता को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार होता है। इसमें सभी वर्गों को उचित अवसर मिलता है। लोकतंत्र में सभी वर्गों को उचित अवसर मिलता है। समानता का अधिकार चाहिए, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, चाहे वोट देने का अधिकार चाहिए। हर एक लोगों को कुछ फंडामेंटल या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके अनुसार कह सकते हैं कि हर एक वर्ग को उचित अवसर दिया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट या भारतीय सेना के चीफ कमांडर? भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ। सही आंसर की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से अपना निस्तारण करता है। कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के वो सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इसके बारे में आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि आर्टिकल 74 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति के जो स्वयं विवेकी कार्य होते हैं उसे छोड़कर शेष कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, और जिसका प्रधानमंत्री होता है, और वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सजेशन देते हैं, हर एक कार्यों में सजेशन देते हैं। बात करते हैं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। वहीं आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति में निहित बताया गया है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति को निहित बताया गया है। फिर से एक बार देखते हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है और यह राष्ट्रपति को हेल्प करने या सजेशन देने का काम करता है। आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर आर्टिकल 53 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? ऑप्शन दिया गया आंतरिक मामलों का विनिमय, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन, उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो यह आंतरिक मामलों का विनिमय करता है, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करता है, उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। सही ऑप्शन दिया गया है, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन करता है, को बदलने से रोकने के लिए संशोधन करता है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल कानून बनाया गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून बनाया गया था, जिसके अंदर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों को अगर एक तिहाई भाग से न्यूनतम सीट लेकर या एक तिहाई भाग से कम सीट लेकर अलग होते हैं, किसी पार्टी को छोड़ते हैं, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। वहीं उसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया है, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें दल बदल कानून में कुछ विशेष परिभाषाओं को और जोड़ा गया तथा इसके नियमों में कड़ाई की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसका कथन है कि लोकतंत्र सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही बनाया गया है? किसका कथन है कि लोकतंत्र सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन दिया गया अब्राहम लिंकन, रूसो और जेफरसन। पहले देखते हैं सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया। यह कथन जो है, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, ये अब्राहम लिंकन यानी कि सही ऑप्शन हो गया हमारा अब्राहम लिंकन के द्वारा बनाया गया है या उनके द्वारा दिया गया, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। अब कुछ विशेष बातें देख लेते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका यानी कि यूएसए के रिपब्लिक पार्टी के लिए एक लोकप्रिय नेता थे। अब्राहम लिंकन रिपब्लिक पार्टी के एक लोकप्रिय नेता थे, जो यूएसए में उनकी पार्टी थी, जिनकी पार्टी यूएसए की थी। इन्होंने 1861 से लेके 1865 के बीच में 1861 से लेकर के 1865 के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, यूएसए के राष्ट्रपति बने थे। और इसी समय अमेरिका में गृह युद्ध भी छूट गया था, सिविल वार जिसे कहते हैं, सिविल वार को किया स्टार्ट हो गया था। इन्होंने क्या किया है ना, इन अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा के उन्मूलन में बहुत काम किया है। दास प्रथा के उन्मूलन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इसी कारण से इनकी हत्या भी कर दी गई थी। दास प्रथा के उन्मूलन के कारण इनकी हत्या भी कर दी गई थी। चलिए और कुछ दूसरे ऑप्शन के बारे में देखते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या क्या है, उसमें क्या क्या विशिष्ट बातें दिखे गई है। बात करते हैं रूसो के बारे में। रूसो कौन थे? तो जो रूसो थे वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और इनमें इनके जो विचार थे उनमें क्या कहा जाता था ना, उस समय के लिए काफ़ी विरोधाभास के विचार हुआ करते थे। विरोधाभास यानी कि ऐसे इनके विचारों में समाजवाद, उदारवाद और लोकतंत्र की भावना मिलती थी, जबकि उस समय राजतंत्र का शासन चलता था और ये समाजवाद और उदारवाद की बातें करते थे। इसलिए इनके विचारों को विरोधाभास के विचार कहा जाता है। इनका एक बुक है, काफ़ी फेमस बुक रहा है, जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल
कॉन्ट्रैक्ट ये बुक काफ़ी फेमस हुआ था अपने टाइम में। ये बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक काफ़ी फेमस हुआ था, जिसके राइटर स्वयं रूसो थे। इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी। अब बात करते हैं जेफरसन की। जेफरसन कौन है? तो जेफरसन उस समय के, या फिर कह सकते हो कि जब अब्राहम लिंकन के बाद जेफरसन अमेरिका के थर्ड प्रेसिडेंट बने। अमेरिका के थर्ड प्रेसिडेंट बने थे जेफरसन। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है? किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है? 1 अप्रैल 2010 को आया था, उसे किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और हमारा सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार। बी नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार। चलो कुछ विशेष देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 को यह प्रभाव में आया था, लेकिन बात है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये शिक्षा का अधिनियम जो है ये स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट हुआ था 2009 में। 2009 में इस पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को इसे प्रभाव में लाया गया था। इसमें कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार नियम 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया या प्रभाव में आया था। 46वां संविधान संशोधन, बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आर्टिकल 21A में जिसमें स्वतंत्रता की से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं, जीवन से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए, जिसमें जीवन रक्षा का अधिकार है। 21A के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में किया गया है। अगर बात करते हैं समानता के अधिकार की, समानता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, समानता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का वर्णन, तो इसके बारे में आर्टिकल 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें शिक्षा के अधिकार को भी निहित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है? किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है? कौन से संविधान संशोधन की बात करते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 25वां संविधान संशोधन, बी नंबर 42वां संविधान संशोधन 42वां नंबर, और सी नंबर है 38वां यानी कि 38वां संविधान संशोधन। तो पहले बात करते हैं सही आंसर कौन सा होगा। हमारा सही ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन। हमारा सही ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को निहित किया गया था या इसे जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों को भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक ना। तो इसे मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हो गया, एक मौलिक कर्तव्य हो गया, और एक मूल अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स। चलिए आगे देखते हैं। इसे लिया गया है कहाँ से? तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है या मूल कर्तव्य के बारे में बात करता है, तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है।
इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसमें स्टार्टिंग में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात की गई थी। 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की बात की गई थी और लेकिन वर्तमान में इसे संशोधित करके 10 मौलिक कर्तव्य को या 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसमें से वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में 11 है। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या वर्तमान में 11 है। अब बात करते हैं 25वां संविधान संशोधन की। 25वां क्या है? आखिर 25वें संविधान संशोधन के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है या क्यों हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो 25वें संविधान संशोधन में बात करते हैं अगर 25वें संविधान संशोधन की, तो 25वें में संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया। 25वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है और इसी में कहा गया है कि 31 का सी को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि से संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे। भूमि से संबंधित कुछ संशोधन भी किए गए थे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन को पहले देखते हैं। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जुलाई 1946 को इसकी प्रथम सभा हुई थी। जुलाई 1946 को इसकी प्रथम सभा की गई थी। और लिखा गया तीसरा पॉइंट, इसे 1935 अधिनियम से बहुत से विवरण एवं अधिविधियों का अभिग्रहण किया गया, यानी कि 1935 अधिनियम से इसे अपनाया गया है। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया। इसमें सही ऑप्शन हो गया, सही नहीं की बात किया जा रहा है तो इसमें सही ऑप्शन हो गया जुलाई। प्रथम सभा जुलाई 1946 में इसकी की गई थी। प्रथम सभा यानी कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो जुलाई 1946 में की गई थी। यह बिल्कुल गलत है, जबकि इसमें बात यह होगा कि इसकी जो प्रथम बैठक होगी, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जबकि इसमें प्रश्न में जुलाई लिखा गया है, जुलाई लिखा गया, जबकि वास्तविकता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा एक जो वृद्ध पर्सन थे, उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण इन्हें फिर उनके संविधान सभा के अध्यक्ष की से उन्हें हटा दिया गया और उन्हें संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वह दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक 2 दिन के बाद 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य माना गया था। इसके पहले की बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य माना गया था, वहीं राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक थी 13 दिसंबर को। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक की गई थी 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को इसकी एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। और इसकर बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की, तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था, संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। अब बात करते हैं सदस्यों की। तो सदस्यों की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग में इसमें 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 389 सदस्यों का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में इसमें सदस्यों की संख्या कम होकर के 284 बच गई थी। 284 बच गई थी। इसने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था या साइन किया था। संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। संविधान सभा में जो लोग शामिल थे उन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर के 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य
किया था? चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जब केंद्र और राज्य सरकारों जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया: ए विकेंद्रीकरण, बी केंद्रीकरण, सी विभागीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो पहले तक ध्यान देते हैं ऑप्शन पे, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण और विभागीकरण। संविधान सभा थी जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर जब स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे भारतीय संविधान के अनुसार विकेंद्रीकरण माना जाता है। इसे विकेंद्रीकरण माना जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ऑप्शन दिया गया है 1975, ऑप्शन दिया गया है 1961, थर्ड ऑप्शन 1989। बात कर रहा है काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन की, यह कब उभरा गया था? तो 1975, 1966 और 1989, तीन ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही ऑप्शन हो गया 1916। सही ऑप्शन हो गया 1916। सही ऑप्शन हो गया 1960। काली शक्ति या ब्लैक पावर आंदोलन में उभरा था। यह स्टार्ट किया गया था 1916 के। यह आंदोलन था जो यूएसए के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन चला था यूएसए के द्वारा और इसका प्रभाव भारत में भी कुछ कुछ आने लगा था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। कौन सा देश है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं, एस्टोन, फिजी और सऊदी अरब। एस्टोन, फिजी और सऊदी अरब। अगर बात करते हैं कि स्वयं वयस्क मताधिकार के बारे में, तो जिस तीनों में से किसी भी देश में एडल्ट फ्रेंचाइजी या एडल्ट इलेक्शन के लिए वोट देने का अधिकार किसी भी देश में नहीं है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। सऊदी अरब, फिजी, एस्टोनिया। सऊदी अरब, फिजी और एस्टोनिया, ये सभी तीन देश हैं जो वयस्क मताधिकार का पालन नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है, यानी कि लोकसभा की सीटों का वर्णन करना है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सही ऑप्शन हो गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अब अगर सीटों की संख्या की अगर बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या कुल 80 है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें सीटों की संख्या 48, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42 सीट होते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। उसके बाद कुछ अन्य स्टेट जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 39 यानी 39 सीटें लोकसभा में रखी गई है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है, किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन दिया गया 2009, 1986 और 2005 में। 1986 और 2005 में। इसका सही ऑप्शन हो गया, सूचना का अधिकार को पारित किया गया था 2005 में। 2005 में सूचना के अधिकार को 2005 में पारित किया गया था। सूचना के अधिकार को 2005 में पारित किया गया था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर देख लेते हैं तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि सभी सूचना की आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति को मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, लोकसभा और विपक्ष के नेता के द्वारा चलाया जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं उसके आयुक्त 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो तब तक वो पद पर रहते हैं। 65 वर्ष की आयु तथा 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, यह एक अस्थायी सदन है। और यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। या राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं राज्यसभा के संबंधित अनुच्छेद की, तो राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख आर्टिकल 80 में दिया गया है। इसमें कुल जो सीटों की संख्या है वो 250 रखी गई है। 250 रखी गई है। वर्तमान में इसकी सीटों की संख्या 245 है। वर्तमान में कुल 245 सदस्य इसमें है और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 250 रखी गई है। अब बात करते हैं राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के अध्यक्ष की। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान कुछ समय पहले तक ही भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ थे, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है? 33% सीट की आरक्षण की व्यवस्था करता है। ऑप्शन दिया गया 106, 128 और 73 आर्टिकल 106वां, 128वां और 73वां। चलिए सबसे सही ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, 106 नंबर। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33%, ध्यान दीजिएगा, संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं तो संविधान संशोधन अधिनियम की अगर बात करते हैं तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें राज्यसभा और लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का अधिकार प्राप्त किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं 128वां, तो ये विधेयक है। 128वां विधेयक 2023 को पारित किया गया था, जिसमें लोकसभा में राज्यसभा में सभी सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण करने का प्रावधान करता है। 128वां विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटों की आरक्षण का प्रावधान करता है। और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो राज्यसभा और लोकसभा में 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रखा गया है, इस अधिनियम को या इस विधेयक को पास करने के लिए एक विधेयक पास किया गया था जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे याद कर रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं को आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। इसी में महिलाओं को 33% सीट प्रदान कराने का या सीट देने की बात कही गई थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन दिया गया 91, 1989, 2004। इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्यों इसका सही आंसर होगा? क्योंकि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की अगर बात करते हैं तो इसे लागू किया गया था 1993 में। इसे 1993 में लागू किया गया था। चलिए
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया 2006, 2003, 2004 में। 2006 में, 2003 में या 2004 में। सही ऑप्शन हो गया 2006 में। लोकतंत्र में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में किया गया था। 2006 में किया गया था। अंत तथ्य में देखते हैं कि 24 अप्रैल 2006 में नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा की थी। यानी कि 7 लोगों का एक राजनीतिक दल का समूह था। वहाँ के जो राजा हुए, ज्ञानेंद्र राजा जो थे, उन्होंने सत्ता को उन 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंप दिया था। और इस सौंपने के बाद नेपाल के जो पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में सब वहाँ पे शपथ लिया था प्रधानमंत्री गिरिजा कोइराला, जिसे हम कह सकते हैं कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे गिरिजा कोइराला जी हुए थे, जिन्होंने 30 अप्रैल 2006 को 24 अप्रैल को उन पर सत्ता दी गई थी और इन्होंने 30 अप्रैल 2006 को शपथ ग्रहण किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन दिया गया सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपने प्रतिनिधित्व का चयन करने के लिए, नगर पालिका के कार्यकाल का मूल्यांकन करने के लिए, एक से अधिक या उसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो गया अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए हमें निर्वाचन की आवश्यकता होती है। निर्वाचन के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 525, 530, 545 या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पर के ध्यान देना है, यहाँ बात कर रहा है अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित रही है या निर्धारित की गई है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि अगर अधिकतम की हम बात करते हैं तो कुल सीटों की संख्या 552 होता है। कुल सीटों की संख्या 552 है और यही 545 अभी वर्तमान में कार्यरत है। 545 में भी वर्तमान में कार्यरत है। बात करते हैं 550 प्लस 2 की। 550 के अनुसार यानी कि कुल लोकसभा में सीटों की संख्या 550 प्लस 2 यानी कि 2 एंग्लो इंडिया को रखा गया था। 2 एंग्लो इंडिया को रखा गया था, जिसमें 550 लोग थे जो किसी समय लोकसभा के सदस्य बन सकते थे और वहीं 2 लोग थे जो एंग्लो इंडियन थे, जो बाहर से जिसके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब बात है कि वह 126वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे अब बंद कर दिया गया है। 126वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे अब बंद कर दिया गया है। यानी कि 126वां संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडिया का जो प्रावधान दिया गया था उसे अब बंद कर दिया गया है। वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में जो कानून चल रहा है उसमें संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री और संसद। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करते हैं अगर संशोधन करने की, कानून में संशोधन करने के लिए, तो इसका अधिकार हमेशा और हमेशा संसद के पास स्थिर है। इसका अधिकार हमेशा संसद के पास रखा गया है। संसद को यह अधिकार है कि ये वर्तमान में किसी भी कानून में ये संशोधन कर सकते हैं। अब बात होता है संसद की। संसद क्या होता है? तो संसद में आर्टिकल 79 में यह वर्णन किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर एक गठन करती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर एक संसद का निर्माण करती है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में दिया गया है। राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और लोकसभा के लिए आर्टिकल 81।
राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और लोकसभा के लिए आर्टिकल 81, और अगर संसद की बात करते हैं तो आर्टिकल 79 में यह प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं वर्तमान संशोधन की, कानून में संशोधन की को लेकर के। तो कानून में संशोधन की जब बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान है कि संसद को वर्तमान कानून में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत में संसद को वर्तमान में कानून में संशोधन करने का अधिकार आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। अब बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री क्या होता है? तो प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद का एक उच्च अधिकारी होता है, या मंत्रिपरिषद, संसद में जो मंत्रिपरिषद गठित कर जाती है उसका सबसे उच्च या वरिष्ठ व्यक्ति होता है, जो जिसका काम आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देना होता है। राष्ट्रपति को सलाह देना का काम प्रधानमंत्री होता है। यह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, जो पूरे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? ऑप्शन दिया गया, उपराष्ट्रपति, संघीय परिषद और मुख्यमंत्री। उपराष्ट्रपति, संघीय परिषद और मुख्यमंत्री, एक से अधिक, एक में से कोई नहीं। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति को सलाह संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 74 में दिया गया है। संघीय मंत्रिपरिषद का एक प्रधान होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री या पीएम कहते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो संघीय मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, जिसकी चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दिया गया है, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। अगर बात करते हैं गुट निरपेक्षता की, तो गुट निरपेक्षता को लेकर के अगर सही ऑप्शन दिया गया है तो इसमें सही ऑप्शन होगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। अब बात करते हैं कुछ विशेष बातों की, तो देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों का फल था। गुट निरपेक्ष आंदोलन जे एल नेहरू के द्वारा शुरुआत किया गया था, जो शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के प्रति तटस्थ रहने के लिए, विकास के लिए दोनों पक्ष का सहयोग किया गया था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1961 में कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में इसकी पहली बैठक हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत में लगभग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी पहली बैठक 1961 में बेलग्रेड में किया गया था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी? अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी? अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1992 में 1992 में अल्पसंख्यक को सही मान्यता प्रदान की गई थी, या अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मानवाधिकार को विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकारा था? मानवाधिकारों को की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकारा था? राष्ट्र संघ की सभा ने, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, आर्थिक और सामाजिक परिषद ने। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा। मानवाधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा पत्र को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, या उसके द्वारा इसे अनुमति दी गई थी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? हमारा ऑप्शन दिया गया 6, 8 और 10। 6, 8 और 10, तो सही ऑप्शन हो गया अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अब बात करते हैं पहले कुल सदस्यों की। कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करते हैं तो कुल सदस्य इसमें 15 है। कुल सदस्यों से 15 है, जिसमें से 5 हो गए जो अस्थायी हो जाते हैं, 5 अस्थायी हो गए, और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 हो जाती है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 जाती है।
अब बात करते हैं 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो 5 अस्थायी सदस्य वे सदस्य जो वर्ल्ड वार के दौरान जिन्होंने जो विजय प्राप्त किए थे या वर्ल्ड वार में जीतने वाली जो भी कंट्री थी वो थे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में रखा गया था। आसान तरीका याद करने का कि वर्ल्ड वार में जीतने वाली कंट्री को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में रखा गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका को अस्थायी सदस्य के रूप में माना गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। हमारा अगला प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का पक्ष समर्थन किया है। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का पक्ष समर्थन किया है। थॉमस हॉब, जॉन लॉक और जे रूसो। थॉमस हॉब, जॉन लॉक और जे रूसो। सही ऑप्शन हो गया जॉन लॉक। सही ऑप्शन हो गया जॉन लॉक।